जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ये आप लोगों का पहला चैप्टर है जिसमें क्या है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। देखिए इसके जो आउट ऑफ सिलेबस जो चैप्टर था जीवों में जनन, उसको हमने क्या किया है, पीछे वीडियो में हमने पूरी तरह से अपलोड उसका कर दिया। आज हम लोग देखेंगे जो आपके सिलेबस में है वो है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। इसका जो है नोट्स पूरा एकदम पार्ट वाइज हम क्या करेंगे, अपलोड करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है चैप्टर का नाम, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए इसमें जितने भी चीजें पढ़नी होंगी सब क्या पढ़ना है, तो पुष्प के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या पहला इसका हेडिंग है कि आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन। देखिए जनन को तो हम बता दिए हैं, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन पीछे हम वीडियो में क्या किए हैं, बता दिए हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। तो देखिए आवृत बीजी पौधे किसे कहते हैं, तो वैसे पौधे जिसमें क्या होते हैं, पुष्प जो होते हैं बार बार आते रहते हैं। जैसे एक पुष्प अगर टूट गया तो फिर क्या करेगा, दूसरा पुष्प आते रहते हैं। यानी उसमें क्या होते हैं, पुष्पों की पीढ़ी जो होती है एकांतर यानी आते जाते रहते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, आवृत बीजी पौधे, जिसमें वे पौधे जिसमें पुष्प लगे होते हैं। तो देखिए ये कहते किसे हैं कि आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन होता क्या है। तो आवृत बीजी पौधों के जीवन इतिहास में दो अवस्थाएं, देखिए आवृत बीजी पौधे के जीवन इतिहास यानी उनके जीवन काल में दो अवस्थाएं होती हैं। पहला जो होता है बीजाणु दभिद यानी बीजाणु दभिद स्पोरोफाइट तथा युग्मकोदभिद गैमेटोफाइट होती हैं। देखिए दो होती हैं कि आवृत बीजी पौधे के जीवन की दो अवस्थाएं होती हैं। पहला जो होता है बीजाणु दभिद और दूसरा जो होता है युग्मकोदभिद। इनमें से बीजाणु दभिद अवस्था बहुत अधिक क्या होती है, विकसित होती है। जो बीजाणु दभिद होती है वो क्या होती है, अधिक विकसित होती है, जबकि युग्मकोदभिद अल्प विकसित तथा अल्पकालीन अवस्था होती है। युग्मक का निर्माण जो होता है तुरंत होता है और ये क्या होते हैं, अल्प विकसित भी होते हैं और तुरंत क्या हो जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन बीजाणु दभिद की प्रत्येक कोशिका में 2n गुणसूत्र होते हैं। इसी द्विगुणित पीढ़ी भी इसे क्या कहेंगे, इसे द्विगुणित पीढ़ी भी कहते हैं। देखिए 2n है ना, यानी इसमें क्या होते हैं, n प्लस n मिलकर क्या हो जाते हैं 2n, यानी n क्या है, युग्मक है ना। तो एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक, दोनों के मिलने से क्या हो जाते हैं 2n। इसी को क्या कहते हैं, द्विगुणित। तो देखिए बीजाणु दभिद की प्रत्येक कोशिका में 2n गुणसूत्र होते हैं, इसे द्विगुणित पीढ़ी भी कहते हैं। जबकि युग्मक दभिद की प्रत्येक कोशिका में स्मॉल n गुणसूत्र होते हैं, यानी ये n गुणसूत्र होते हैं और ये अकेले होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अगुणित। देखिए बीजाणु दभिद में क्या होते हैं, 2n गुणसूत्र होते हैं, इसे क्या कहेंगे, द्विगुणित पीढ़ी कहते हैं। और युग्मक दभिद की प्रत्येक कोशिका में क्या होते हैं, n गुणसूत्र होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अगुणित पीढ़ी बोलते हैं। देखिए अगली हेडिंग है जो वो है पीढ़ी एकांतर अर्थात पीढ़ी एकांतर किसे कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये क्या होता है, तो देखिए द्विगुणित तथा अगुणित पीढ़ी। देखिए द्विगुणित यानी 2n तथा अगुणित यानी n पीढ़ी आवृत बीजी पौधे के जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती रहती हैं। यानी एक आएगा द्विगुणित तो दूसरा क्या आ जाएगा, अगुणित। ये जो है पौधे के जीवन चक्र में क्या होते हैं, बारंबार आता रहता है। आवृत बीजी पौधे द्विगुणित होते हैं। देखिए आवृत बीजी जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं, अर्थात उनकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो 2n होती हैं। इस द्विगुणित अवस्था को ही क्या कहते हैं, बीजाणु दभिद। और अगर सिंगल होगा तो क्या बोल देते हैं, युग्मकोदभिद। तो वही है कि उनकी प्रत्येक कोशिका में क्या होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। इस द्विगुणित अवस्था को ही क्या बोलते हैं, बीजाणु दभिद कहते हैं। आवृत बीजी पौधे की अगुणित पीढ़ी में गुणसूत्रों का केवल एक n होता है और अगुणित पीढ़ी युग्मकोदभिद
युग्मकोद्भिद कहलाती है। युग्मकोद्भिद पीढ़ी बहुत छोटी होती है और यह बीजाणुद्भिद पर क्या करता है, निर्भर करता है। देखिए जो अगुणित होते हैं युग्मकोद्भिद जो होते हैं पीढ़ी बहुत ही क्या होती है, छोटी होती है और ये किस पर निर्भर करते हैं, तो बीजाणुद्भिद पर। अगली हेडिंग आइए देखते हैं। देखिए आगे जो टॉपिक है वो है पुष्प की संरचना, अर्थात एक पुष्प की जो होता है संरचना। ये जो है आपके एग्जाम में भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। जो क्या देता है कि एक आदर्श पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर एक आदर्श पुष्प के जो होते हैं नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए बच्चा, पहले तो इसका फिगर देखा जाएगा, क्या, पुष्प की संरचना का। देखिए यहाँ पर बनाकर रखे भी हैं कि पुष्प को जो है ना दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सहायक जनन अंग और एक होता है प्राथमिक जनन अंग। तो देखिए सहायक जनन अंग को पहले देखा जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई एक पुष्प है, देखिए जैसे ये डंठल है, ये पुष्प का जो होता है जो डंठल कहलाता है, ये क्या होते हैं, ये शाखा से जुड़े रहते हैं और पुष्प को क्या करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो एक गद्दी नुमा संरचना है, इसे गोल बना रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन। देखिए पुष्पासन ये होता है। ठीक इसी के बाहरी जो भाग होते हैं जो हरे रंग के होते हैं, हर एक पुष्प का जो बाहरी भाग जो होता है वो क्या होते हैं, तो ये आपका होते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज होता है जो सभी पुष्पों में ये जो होते हैं कैसे होते हैं, तो हरे रंग के होते हैं। देखिए प्रत्येक पुष्प का जो बाह्य दल होता है, दल पुंज होता है, वो कैसा होता है, हरे रंग का होता है। ये क्या है, इसके देखिए कोई भी पुष्प लीजिएगा, उसका जो बाहरी आवरण जो दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज, और वो हमेशा हरे रंग का ही होता है। ये हरे रंग का क्यों होता है, तो देखिए हर एक चीज का होता है, ये हरे रंग का इसलिए होता है क्योंकि ये क्या कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। देखिए ये प्रकाश संश्लेषण करने में क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि बाह्य दल पुंज जो होते हैं पुष्प को क्या कहते हैं, जब कली अवस्था में होती है, पुष्प जब कली अवस्था में होगी तो उसको पोषण के लिए भरपूर मात्रा में चाहिए, उसको पोषण तो भरपूर मात्रा में चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रकाश संश्लेषण और अधिक करना पड़ेगा, तभी तो उसको पोषण मिलेगा। जैसे नहीं होता है कि माँ के पेट में अगर बच्चा है तो माँ को कहा जाता है कि दोगुना यानी पोषण, अच्छे पोषण लेने चाहिए। उसी तरह ये जब कली अवस्था में पुष्प होते हैं तो वो क्या होते हैं, उसका बाह्य दलपुंज कैसा होता है, तो हरे रंग का। क्यों, क्योंकि उसको प्रकाश संश्लेषण अधिक करेगा, तो उसके लिए क्या मिलेंगे, पोषण भी अच्छे होंगे, तो पुष्प भी क्या होगा, अच्छे से खिलेगा। ये तो था कि बाह्य दलपुंज। देखिए बाह्य दलपुंज जो होते हैं समूह में होते हैं, बाह्य दलपुंज को देखेंगे तो समूह में होंगे। बाह्य दलपुंज जो होता है वो क्या होते हैं, समूह, यानी ये क्या हो जाएंगे, बाह्य दल पुंज, जिसको कहते क्या है, कैलिक्स। देखिए बाह्य दलपुंज को हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। लेकिन इसी के एक भाग को, बाह्य दल को हम लोग क्या कह देते हैं, सीपल। देखिए बाह्य दलपुंज जो होते हैं यानी जो हरे रंग के जो होते हैं समूहों में होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। लेकिन उसके एक भाग को हम लोग क्या कहेंगे, सीपल कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद देखिए इसी के आगे जो आते हैं, जो संरचना बनती है, इसके बाद जो संरचना बनेगी, तो जनरली हम रफली बना रहे हैं आप लोगों के लिए। ये तो इसके बाह्य हरे रंग के भाग के अंदर यानी पहला चक्र क्या होता है, तो वो बाह्य दलपुंज है। जो ही दूसरे चक्र में जाएंगे तो वो कैसा होता है, तो रंगीन होते हैं। पुष्प का जो रंगीन भाग होता है, जिसको देखकर क्या होते हैं, भौरे आकर्षित होते हैं। भौरे क्या, सभी जंतु जो होते हैं आकर्षित होते हैं पुष्प को देखकर। तो वो जो रंगीन भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज। उसे हम लोग दलपुंज कहते हैं। दलपुंज अर्थात इसको कोरोला,
कोरोला भी बोला जाता है। अंग्रेजी में कोरोना से ही बना है का कोरोला। तो देखिए कोरोला क्या होते हैं, दल पुंज। ये पुष्प का जो होता है रंगीन भाग होता है, कौन होता है तो दल पुंज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कोरोला। ये रंगीन होते हैं। ये रंगीन क्यों होते हैं तो भौरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। इसीलिए कुछ पुष्प के जो होते हैं सफेद भी होते हैं, तो कुछ पुष्प जो होते हैं रंगीन होते हैं। जो पुष्प सफेद होते हैं वो क्या बोलते हैं, उसमें ज़्यादा सुगंध पाए जाते हैं, क्योंकि जो रंगहीन होते हैं तो अपने अच्छे आचरण के कारण क्या करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं। उसी तरह ये भी है कि ये सफ़ेद है तो लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं, उसके पास कुछ है नहीं तो क्या करेगा, वो अपना इतना अच्छा सुगंध करता है जिसकी वजह से क्या होते हैं कि भौरे उनकी ओर आकर्षित होते हैं। देखिए अब पुष्प का जो मेन पार्ट है, ये तो इसके क्या है, सहायक जनन अंग है। यानी कौन सा, बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होते हैं पुष्प के सहायक जनन अंग हैं। अब जो आते हैं प्राथमिक जनन अंग पुष्प के, वो देख लेते हैं। देखिए पुष्प के जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं, दो भाग होते हैं ये भी। देखिए पुष्प के जो दो सहायक जनन अंग होते हैं, एक होता है जायांग जिसको कहते हैं स्त्री केसर, ये स्त्री केसर। देखिए ये पुष्प का जो होता है मादा भाग होता है। कौन सा भाग, तो जायांग जो होता है पुष्प का मादा भाग होता है, और जबकि पुमंग एक आता है पुमंग, पुमंग ये जो होता है पुष्प का, इसको पुंकेसर भी बोला जाता है, पुंकेसर। ये जो होता है पुष्प का नर भाग होता है। देखिए दो भाग होते हैं पुष्प के, एक होता है जो प्राथमिक जनन अंग है, एक होता है जायांग, तो दूसरा होता है पुमंग, यानी पुंकेसर और स्त्री केसर। स्त्री केसर के भी तीन भाग होते हैं। पहला जो होता है ओवरी, जिसको बोलते हैं अंडाशय। सबसे नीचे वाला जो हल्का सा फूला हुआ भाग होता है, उसे जिस पर पुष्प जाकर क्या होते हैं बैठा है, तो थाइलेमस के ठीक ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, जिसका क्या होता है अंडाशय। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एक पतली संकरी नुमा संरचना होती है, जिससे क्या बोला जाता है, वर्तिका। वर्तिका अर्थात इसको बोला जाता है स्टाइल। देखिए पुष्प का जो सबसे निचला भाग जो होता है फूला हुआ, उसे क्या बोलते हैं, अंडाशय। उसके ठीक ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, वर्तिका। और लास्ट में जो सबसे शिखर वाला होता है उसे बोला जाता है वर्तिकाग्र, अर्थात इसको कहते हैं स्टिग्मा। ये हो जाता है स्टिग्मा। उसी तरह इसके भी पुंकेसर के भी क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं। यानी देखिए ऐसे रहते हैं इनकी संरचना। ये जो भाग कहते हैं इसको क्या कहते हैं, ये वाला जो भाग इसे जुड़ा है इसे कहते हैं पुतंतु, पुतंतु या फिर फिलामेंट। इसके बाद ये जो ऊपर वाला जो भाग है इसे कहते हैं पराग कोश, और इसमें जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं इसे बोलते हैं पराग कण। देखिए ये यानी कहने का मतलब ये है कि जायांग के भी तीन भाग हुए। पहला हो गया क्या, ओवरी, दूसरा वर्तिका और तीसरा वर्तिकाग्र, ये होते हैं। और उसी तरह नर भाग के भी क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं। एक होता है पुतंतु, दूसरा होता है परागकोश, और परागकोश के अंदर क्या है, पराग कण। ये हो गए। अर्थात आइए आप देखते हैं इसको, तो ये जर्नली आपको हम बताए हैं। आइए आप देखते हैं मेन टॉपिक पर। देखिए जैसे ये पुष्प बना है तो सबसे नीचे वाले भाग को बताए थे डंठल यानी पेडिकल, ये होते हैं। इसके बाद ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेमस, जिस पर पुष्प क्या होता है, बैठा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पुष्पासन। इसके बाद सबसे बाहरी भाग को देखिए, सबसे बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज, और उसके एक भाग को क्या बोल देते हैं, सीपल। उसी तरह देखिए ये जो अंदर वाला होता है यानी रंगीन कलर, उसको
ये जो होते हैं उसके एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पीटल्स कहते हैं। देखिए, यानी जो रंगीन होते हैं कई भागों में बटे रहते हैं, तो कई भागों में उनकी कटिंग रहती है, तो उसके एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पीटल्स कहते हैं। और इसके समूह को ही क्या कहते हैं, कोरोला, अर्थात दल पुंज को ही क्या कहते हैं, कोरोला, जो इसको अंग्रेजी में कोरोला, और उसके एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पीटल्स कहते हैं। पीटल्स के बाद जो अगली कड़ी आती है, यानी अगला चक्र जो आता है, वह होता है जायांग। यानी वो सीधे क्या होती है, एक लंबी श्रृंखला के रूप में लगी रहती हैं, जो क्या होती है, पुष्पासन या अर्थात थैलेमस से जुड़ी रहती हैं, जिसको जायांग कहते हैं। यह पुष्प का क्या होता है, स्त्री भाग यानी मादा भाग होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं, जो कि हमने क्या किया अभी बताया है कि सबसे नीचे जो भाग होता है, जो फूला हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ओवरी से ठीक ऊपर जाते हैं तो क्या होते हैं, स्टाइल यानी वर्तिका, और सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। और ये तीनों भागों को मिलाकर क्या हो जाते हैं, गाइनोसियम, अर्थात इसी को क्या कहते हैं, जायांग। यानी जायांग के 3 भाग होते हैं, ओवरी होता है, स्टाइल होता है और स्टिग्मा। उसी तरह जो होते हैं, इसी में जो क्या बोलते हैं, ये इसी के साथ एक और जुड़ा रहता है, जिसको कहते हैं प्राथमिक जनन अंग में, जिसको स्टामेन अर्थात पुमंग। पुमंग के भी कई भाग होते हैं, अर्थात एक होता है एंथर, जिसको कहते हैं परागकोश, और परागकोश से जुड़ा रहता है किससे, फिलामेंट से। और परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो परागकण, जो क्या करते हैं, परागण में सहायता करते हैं। इसी तरह देखिए, ओवरी में ही क्या पाए जाते हैं, ओवुल पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं क्या है, बीजांड। ओवुल्स का मतलब होता है बीजांड। ये जो बना हुआ है ये क्या है, बीजांड है। तो इस तरह से देखिए बच्चा, पुष्प के जो भाग हैं मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। 2 जो होते हैं, देखिए पुष्प के जो भाग होते हैं 4 भाग में बटे रहते हैं। पहले भाग में होते हैं जो सहायक जनन अंग का कार्य करते हैं, और एक जो होते हैं प्राथमिक जनन अंग के भाग का काम करते हैं। तो देखिए, सहायक जनन अंग कौन कौन से होंगे, तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज, अर्थात बाह्य दलपुंज को हम लोग कैलिक्स कहते हैं, और दलपुंज को कोरोला। इसी तरह इसके प्राथमिक जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग और जायांग, अर्थात स्टामेन और गाइनोसियम, यही होते हैं। यानी एंड्रोइसियम भी और गाइनोसियम, ये क्या होते हैं, पुष्प के 2 प्राथमिक जनन अंग होते हैं और 2 सहायक जनन अंग, अर्थात ये पूरी तरह से। अब देखिए, देखेंगे पुष्प के विभिन्न अंग, अर्थात डिफरेंट पार्ट ऑफ से फ्लावर, अर्थात पुष्प के अब क्या देखा जाएगा, विभिन्न पार्टों को अब पढ़ा जाएगा। यानी जितने भाग हैं सबकी अब क्या किया जाएगा, व्याख्या किया जाएगा। जिसमें पहला है पुष्प वृंत, अर्थात पेडिसेल। देखिए, पेडिसेल अर्थात पुष्प जिस डंठल से तने या शाखा से जुड़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। यह पुष्प को सहारा प्रदान करता है, जैसे हम अभी आप लोगों को बताए हैं कि पुष्प वृंत यानी पेडिसल क्या होते हैं, कि पुष्प जिस डंठल से तने या शाखा से जुड़ा रहता है उसे ही क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। और यह क्या करता है, पुष्प को सहारा प्रदान करता है। इसके बाद है पुष्पासन, जिसको रेसिपिएटकल आर या तो थैलेमस, यानी पुष्पासन, पुष्प जिस पर बैठा होता है उसी को क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। तो देखिए, पुष्प वृंत का अग्रस्त भाग क्या कहलाता है, पुष्पासन कहलाता है। इसके ऊपर पुष्प के अन्य भाग लगे रहते हैं। देखिए, जो थैलेमस होता है अर्थात पुष्पासन होता है, उसी पर पुष्प के जितने भी भाग होते हैं वो क्या होते हैं, इसी से जुड़े रहते हैं, अर्थात इसी पर क्या होते हैं, वे लगे रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पुष्पासन यानी पुष्प का आसन। इसके बाद देखिए, जो पुष्प की जो अगली कड़ी है अर्थात अगला चक्र, जिसको कहते हैं बाह्य दल पुंज अर्थात कैलिक्स। इसलिए क्या होते हैं कैलिक्स, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। देखिए, यह सबसे बाहरी चक्र है और इसकी एक इकाई को क्या बोलते हैं, बाह्य दल अर्थात सीपल। जो बताएं अभी कि क्या होते हैं कि पूरे दलों के समूह को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, और कैलिक्स के एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपल का बोलते हैं। यह कली अवस्था में जननांगों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। इसका यही कार्य है कि जो कली अवस्था में रहेगा तो नर और मादा जननांगों की क्या करता है, यह सुरक्षा करता है और उनको पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण में भी क्या करता है, मदद करता है। इसके बाद आता है
अगला जो चक्र इसका वो है दल पुंज। दल पुंज क्या होते हैं? यह पुष्प का दूसरा चक्र है तथा बाह्य दल पुंज के भीतर की तरफ होता है। यह देखिए पुष्प का क्या होता है? दूसरा चक्र और बाह्य दल पुंज के भीतर होता है। यह प्राय क्या होते हैं? रंगीन तथा सुंदर होता है। यही बताए हैं जो अभी कि ये क्या होते हैं? सुंदर भी होते हैं और रंगीन भी होते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? परागण के लिए अर्थात नई पीढ़ी बनाने के लिए क्या करते हैं? कीटों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करना है। इसकी एक इकाई को दल या फिर पिटल कहते हैं। यानी इसकी एक इकाई जो रंगीन होते हैं कई समूहों में होते हैं, तो उसकी एक समूह को क्या कहते हैं? पिटल्स अर्थात दल कहते हैं। इसके बाद देखिए अगली जो कड़ी आती है यानी अगला चक्र वो होता है परिदल पुंज, पेरिएंथ। जिन पुष्पों में बाह्य दल पुंज तथा दल पुंज में अंतर करना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? परिदल पुंज कहते हैं। देखिए कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनका बाह्य दल और दल पुंज क्या होते हैं? अंतर करने में कठिन हो जाता है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? परिदल पुंज कहते हैं। इसकी एक इकाई को क्या बोलते हैं? परिदल अर्थात टिपल कहते हैं। परिदल रंगीन हो तो देखिए जब परिदल क्या हो जाए? रंगीन हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? पुष्प दलाव। पुष्प दलाव यानी पेटोलाइड। रंगीन हो तो, रंगहीन हो तो बाह्य दलाव होता है, सेपोलाइड हो जाता है। देखिए जब रंगीन होगा तो उसे क्या बोलते हैं? पुष्प दलाव, और जब रंगहीन होगा तो उसे क्या बोलेंगे? बाह्य दलाव। यही दोनों होते हैं। यानी जो परिदल पुंज उसे कहते हैं जिसमें क्या होते हैं? बाह्य दल पुंज और दल पुंज दोनों में अंतर करना कठिन हो जाता है, और इसकी एक इकाई को क्या बोल देते हैं? टिपल्स कह देते हैं। अगर परिदल क्या हो जाए? रंगीन हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? पेटोलाइड, और रंगहीन हो तो सेपेलॉयड। अब आइए अगला नंबर देखते हैं। देखिए अब जो है पुष्प का नर जननांग अर्थात ये जो होते हैं प्राथमिक जनन अंग होते हैं, तो ये जो होते हैं नर जननांग अर्थात एंड्रोसियम, ये क्या होते हैं? तो नर जननांगों को ही क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। यह एक या एक से अधिक पुंकेसरों से क्या होते हैं? मिलकर बना होता है। देखिए नर जननांगों को ही क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। और यह क्या होता है? एक या एक से अधिक पुंकेसरों से क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं। साधारणतः प्रत्येक पुंकेसर में क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। देखिए पुंकेसर में कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं, जिसका पहला होता है पुतंतु जिसको क्या कहते हैं? फिलामेंट। दूसरा होता है पराग कोष जिसको क्या बोलते हैं? एंथर। और तीसरा जो होता है योजी यानी कनेक्टिव। अर्थात यही 3 होते हैं पुंकेसर के। जो 3 भाग होते हैं वो क्या होते हैं? पुतंतु, पराग कोष और योजी। तो देखिए ये क्या होते हैं? इसकी पराग कोष पुष्प का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें 2 पालियां होती हैं। देखिए पराग कोष में क्या होते हैं? 2 पालियां होती हैं जो एक योजी द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं, यानी 2 होती हैं और उनमें क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं, एकदम इसी तरह रहेंगे ऐसे। तो ये तो हो गया पराग कोष, और इनको क्या करते हैं? दोनों पालियों को क्या किया रहता है? जोड़ा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? योजी। ये प्रत्येक पाली में 2 पराग कोष होते हैं। इनमें पराग कण भरे होते हैं। ये अंकुरण करके क्या बना लेते हैं? नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। देखिए क्या कि पराग कोष पुष्प का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों? क्योंकि ये जनन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, अर्थात जनन के लिए पराग कण का होना जरूरी है। इसीलिए इसमें 2 पालियां होती हैं जो एक योजी द्वारा क्या होती हैं? परस्पर जुड़ी रहती हैं। और प्रत्येक पाली में 2 पराग कोष होते हैं। इनमें पराग कण भरे रहते हैं। ये अंकुरण करके नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। इसके बाद जो है आपका आता है जायांग। जायांग यानी गाइनोसियम। तो देखिए यह पुष्प का चौथा और क्या होता है? अंतिम चक्र होता है। यानी ये जो जायांग है इसी को क्या बोलते हैं? मादा जनन अंग। ये भी क्या है? प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत आता है। तो यह पुष्प का क्या होता है? चौथा और अंतिम चक्र होता है। यह पुष्प का सबसे अधिक सुरक्षित और भीतरी भाग है। यानी ये सबसे क्या होता है? सुरक्षित होता है और अंदर रहता है। इसकी एक इकाई को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर अर्थात कार्पल आर पिस्टिल्स, यही बोलते हैं। यानी इसकी एक इकाई को स्त्री केसर अथवा अंडप कहते हैं। प्रत्येक अंडप 3 भागों से क्या होते हैं? मिलकर बनता है। इसका निचला भाग क्या होता है? इसका जो सबसे निचला भाग है वो है अंडाशय अर्थात ओवरी होता है, जिसमें बीजांड यानी ओवुल होता है।
अंडाशय से जुड़ी पतली एक नली नुमा संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, वर्तिका अर्थात स्टाइल कहते हैं। यानी जो पतली रहती हैं, जैसे एकदम इस तरह से, जो पूरी तरह से क्या होता है, नीचे तो फूला हुआ भाग है तो उसे क्या बोल देते हैं, ओवरी। इसको तो ओवरी बोलते हैं, लेकिन ऊपर जो होते हैं पतली संकरी नुमा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल या फिर वर्तिका, ये बोला जाता है। तो वही है, वर्तिका कहते हैं। इसके अंत में देखिए, इसके अंत में वर्तिकाग्र यानी सबसे ऊपरी जो भाग होता है वो क्या होता है, वर्तिकाग्र या फिर स्टिग्मा होता है। और इसका कार्य क्या होता है, पराग कणों को ग्रहण करना। यानी स्टिग्मा का क्या कार्य है, तो पराग कणों को ग्रहण करना इसका मुख्य कार्य है। और इन पराग कणों से जो पराग नली निकलती है वह वर्तिका से होकर ही क्या होते हैं, बीजांड तक पहुंचती है। अर्थात जो वर्तिकाग्र से जो पराग कण ग्रहण करता है, तो यही पराग कण क्या होते हैं, पराग नली से निकलती है और वर्तिका से होते हुए कहाँ पहुंच जाती हैं, तो बीजांड तक पहुंच जाती है। इस तरह से पुष्प के जितने भी भाग थे सब हमने क्या किया, बता दिया। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं, देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपके बुक में कुछ अलग नाम से दिया रहेगा, तो आप लोग थोड़ा सा घबराइएगा मत, क्योंकि अगर वो आप लोग जान जाएंगे एक बार में तो आप लोगों को इसका आंसर देने में भी आसानी हो जाती है। अर्थात देखिए, पुष्प के विभिन्न आवश्यक अंग, अर्थात पुष्पक का अंग यानी पुष्पांग का अंग, अंगों का नाम यानी पुष्पांग का नाम यानी पुष्पों के अंगों का नाम और क्या प्रदर्शित करता है उसके बारे में। तो पहले नर जनन अंग का पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर मादा जनन अंग का पढ़ा जाएगा। तो देखिए, जैसे नर जननांग होते क्या हैं, जैसे पुंकेसर, पुंकेसर को क्या कहते हैं हम लोग दूसरे नाम से प्रदर्शित करते हैं कि लघु बीजाणु पर्ण। देखिए पुंकेसर को क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु पर्ण। इसी तरह परागकोश को क्या बोलेंगे, देखिए याद कर लीजिएगा बच्चा, क्योंकि ये या तो ये पूछेगा या तो इस तरह करके एग्जाम में अक्सर लघु बीजाणु धानी ही पूछेगा। तो परागकोश किसको प्रदर्शित करता है, तो लघु बीजाणु धानी या फिर पराग धानी, यही प्रदर्शित करता है। यानी इधर तो नाम आपको आसान है, लेकिन इधर वाला जो नाम है आप लोग पहली बार सुनेंगे, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि परागकोश किसको प्रदर्शित करता है, तो लघु बीजाणु धानी या फिर पराग धानी। और यही जो है पराग कण, तो पराग कण किसको करता है, तो लघु बीजाणु को। यानी परागकोश है तो लघु बीजाणु धानी, पराग कण है तो लघु बीजाणु। इसी तरह अंकुरित पराग कण यानी अंकुरित पराग कण किसको करता है, तो नर युग्मको दभित को यानी मेल गैमेटोफाइट को क्या करता है, डिनोट करता है। अर्थात पुंकेसर जो है लघु बीजाणु पर्ण हो गया, परागकोश जो है लघु बीजाणु धानी या पराग धानी, पराग कण है जो लघु बीजाणु, और अंकुरित पराग कण क्या कराते हैं, नर युग्मको दभित। या ये जो थे नर जननांग थे। अब आइए देखते हैं मादा जननांग। तो देखिए मादा जननांग में जो होते हैं जायांग यानी कार्पल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण। यानी देखिए जायांग को हम लोग क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु पर्ण बोलेंगे, जैसे उसको बोलते थे। इसी तरह बीजांड यानी ओवल्स को क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु धानी। भ्रूण कोश को मादा युग्मको दभित, यानी भ्रूण कोश को हम लोग क्या बोलेंगे, मादा युग्मको दभित। और अंड को यानी जो एग हैं उसे क्या बोलेंगे, मादा युग्मक। अब देखिए बच्चा, ये तो हम बता दिए कि पुष्प के विभिन्न आवश्यक अंग जो होते हैं वो किसको प्रदर्शित करते हैं। अब क्या करेंगे, हम अगले पार्ट में आपको लेकर आएंगे नर जननांग के जो हैं, जितने भी ये जो चारों टॉपिक दिख रहे हैं सबको क्या किया जाएगा बताएंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।